दोस्तों, अब मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं डीसी सर्किट थ्योरम, जिसका नाम है डीसी सर्किट थ्योरम। अगर मैं डायरेक्ट डीसी सर्किट थ्योरम को मैं बताने लगूं, जैसे नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, मैक्सवेल पावर ट्रांसफर थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, डायरेक्ट मैं बताते जाऊं, उसका स्टेटमेंट लिखते जाऊं, तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। इसलिए उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, और आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा उसमें इसके बारे में डिटेल लिखा है, इसलिए बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है इन चीज़ों को मिलेगा कहाँ। अगर मैं सब कुछ लिखता जाऊंगा ना बहुत समय लग जाएगा, इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा मैं डिटरमाइंड एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप जब ये चीज़ें को आप समझ लेंगे ना, जब हमें थ्योरम समझाऊंगा तब आपको वहाँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताते हैं डीसी सर्किट थ्योरम में एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। एक्टिव एलिमेंट होता है जो एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? जो एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। किसमें किसमें बढ़ाने का काम करता है? सर्किट में एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर की ही बात ले लीजिए, अपने घर में चारों तरफ तार बिछा हुआ है, कैंसिल्ड वायरिंग होगा तो दीवार के अंदर, कंड्यूट होगा तो ऊपर, सरफेस कैंसिल्ड होगा तो दीवार के ऊपर, जनरली कैंसिल्ड होता है दीवार के अंदर, चारों तरफ तार ही तार है। कहीं फैन लगा है तो कहीं ट्यूबलाइट लगा है, कहीं बल्ब लगा है, कहीं टीवी लगा है, कहीं कुछ लगा है, कहीं कुछ लगा है। तो ये सब क्या है? सब एलिमेंट ही है। क्या है? एलिमेंट ही है। मान लीजिए कि वहीं किसी कोने पर बैटरी रखी हुई है और वहीं कहीं जनरेटर रखा हुआ है, सबका कनेक्शन है। तो बैटरी और जनरेटर क्या करेंगे? एनर्जी को बढ़ाने का काम करेंगे, और बाकी जो एलिमेंट उसमें लगे हैं वो एनर्जी को घटाने का काम करेंगे। तो जो एलिमेंट सर्किट की एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है, जैसे करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, जनरेटर, बैटरी, ये सब आपके क्या है? किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब आपके एक्टिव एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। और जो एलिमेंट सर्किट की एनर्जी को घटाने का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव एलिमेंट। जैसे आपका रेसिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ये सब जो है एनर्जी को घटाते हैं। जनरली अगर पंखे की बात करेंगे उसमें कॉइल है, इंडक्टेंस है। अगर हम फिलामेंट लैंप की बात करें तो उसमें क्या है? रेसिस्टिव एलिमेंट है, मतलब रेसिस्टेंस है। ठीक है। ऐसे ही जो भी आरएलसी है वो एनर्जी को घटाने का काम करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? एनर्जी को घटाने का काम करते हैं। और जनरेटर और बैटरी ये सब एक एलिमेंट ऐसे हैं जो एनर्जी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें ना, एक्टिव एलिमेंट के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं वोल्टेज सोर्स एंड करेंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स एंड करेंट सोर्स, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? एक्टिव एलिमेंट के एग्जाम्पल हो गए। फिर दूसरा आपका क्या है? पैसिव एलिमेंट, जिसको हम निष्क्रिय युक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्क्रिय युक्तियां। ये क्या होती हैं? जैसे आपका रेसिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, आरएलसी, ये क्या है? पैसिव एलिमेंट है। ठीक है। चलिए चलिए इसके बाद आपका क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या है? जो आपका एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, इनके जब इंटर कनेक्शन हो जाता है, इनको जब आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क। नेटवर्क इज नथिंग सिंपली इंटर कनेक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव और पैसिव एलिमेंट का जब हम इंटर कनेक्शन करते हैं, जस्ट लाइक अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने एक्टिव एलिमेंट लगा दिया, यहाँ पे रेसिस्टिव एलिमेंट लगा दिया, तो ये क्या बन गया? नेटवर्क बन गया। ठीक है। फिर सर्किट क्या है? किसी क्लोज्ड एनर्जाइज्ड नेटवर्क को सर्किट कहते हैं। मतलब क्लोज्ड एनर्जाइज मतलब ऐसे एक सर्किट को उस नेटवर्क कहते हैं जिसमें करंट फ्लो हो सके, यानी कि वो क्लोज हो, तो क्या बन जाता है? सर्किट बन जाता है। यानी कि सारे सर्किट नेटवर्क हैं, क्योंकि सब सर्किट में इंटरकनेक्शन होता है एक्टिव पैसिव एलिमेंट का, लेकिन सारे नेटवर्क सर्किट नहीं है, क्योंकि सर्किट के लिए क्लोज पाथ का होना जरूरी है, यानी उसमें करंट का पास होना जरूरी है। तो आपका अगर ये आपका क्या है? नेटवर्क है, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? सर्किट है दोस्तों। ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। ठीक है। फिर आगे देखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ये जो
नेटवर्क है वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हमने संक्षिप्त केवल इसको हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, जैसे लीनियर नॉन लीनियर का तो यूज आपके थ्योरम में होगा, इसलिए इसको समझना तो बहुत जरूरी है। बाकी भी नेटवर्क हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम दे दें। एक्टिव नेटवर्क क्या होता है, जिसमें एक्टिव एलिमेंट का होना आवश्यक है, वही क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। लेकिन पैसिव नेटवर्क क्या है, जिसमें कोई एनर्जी सोर्स ना हो, जिसमें कोई एनर्जी सोर्स ना हो, तो ये आपका कौन सा नेटवर्क है, पैसिव नेटवर्क है। ठीक है। ल्यूप्ड नेटवर्क क्या है, इसी को ल्यूप्ड नेटवर्क, जिसमें आरएलसी को एक ही जगह पे दिखाया जाए, आरएलसी को एक ही जगह पे दिखाया जाए तो ल्यूप्ड नेटवर्क होता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, कि जिसमें पूरी लंबाई में आपका रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस क्या हो, फैला हुआ हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे आपका क्या है, ट्रांसमिशन लाइन, अगर इसकी हम बात करें तो जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन में सारे होते हैं, रेसिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है, लेकिन तीनों क्या होता है, दूर दूर होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन हो गया। ठीक है, तो अब आपका बनता है क्या, यूनिलैटरल नेटवर्क। व्हाट इज यूनिलैटरल नेटवर्क, जिसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सके, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही बदल जाए, तो वही क्या होती है, यूनिलैटरल, मतलब एक ही जगह पे। जैसे हम बोले कि हम यूनिडायरेक्शनल हैं, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक दिशा में है। अगर दिशा चेंज होगी तो काम खराब हो जाएगा, मतलब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यही जैसे आपका डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस युक्त नेटवर्क है, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, फेट हो गया, मॉसफेट हो गया, ठीक है, जितने भी इस तरह का आपका सर्किट बनेगा, उस तरह का सर्किट वो सब क्या होगा, यूनिलैटरल होगा। तो बायलैटरल मतलब वो एलिमेंट होते हैं जिसमें करंट का डायरेक्शन कोई भी हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग ना आवे, जैसे आपका रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पे अगर हम रेसिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर हम इस रेसिस्टेंस की यहाँ बात करते हैं, अगर इसमें करंट इधर से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन फ्लो हो, और फिर करंट जो है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो हो, ठीक है, तो क्या इस रेसिस्टेंस में कोई चेंजिंग आ जाएगी, क्या कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन अगर हम डायोड की अगर हम बात करते हैं, अगर हम डायोड की बात करते हैं तो करंट ऐसे ही फ्लो हो सकता है, इधर फ्लो नहीं होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगी, क्योंकि रिवर्स बायस हो जाएगा, डायोड इस साइड में फ्लो नहीं होगा। तो यूनिलैटरल ये हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गए, इसमें आपके आरएलसी इस तरह के कंपोनेंट होंगे, वो क्या होगा, बाईलैटरल नेटवर्क होगा। क्या होगा, बाईलैटरल नेटवर्क। इसके बाद आपका कॉम्बिनेशन जो बनता है वो लीनियर और नॉन लीनियर नेटवर्क बनता है। ये लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है, विशेष ध्यान दीजिएगा, जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ क्या हो, लीनियर हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर। मान लीजिए वोल्टेज हो या करंट हो और इसका जो ग्राफ हो ये लीनियर आगे तो क्या होता है, लीनियर नेटवर्क होता है। तो आरएलसी जिसमें यूज हुआ चाहे एल चाहे सी, तो लीनियर नेटवर्क होते हैं जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप लीनियर ना हो, एक्सपोनेंशियल अदर कोई कर्व बनाए, तो वो होते हैं नॉन लीनियर नेटवर्क। जैसे आपका डायोड का नेटवर्क, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इसके जब कैरेक्टरिस्टिक खींचते हैं तो ये वोल्टेज और करंट के बीच का कैरेक्टरिस्टिक्स एक लीनियर डायग्राम ना मिलकर एक्सपोनेंशियल या किसी अदर टाइप का मिलता है। इसलिए जिसमें आपका डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक है, डायोड, ट्रांजिस्टर, फेट, मॉसफेट, सीमॉस, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जिसमें ये यूज हो गई, वो नेटवर्क ही नॉन लीनियर बन जाता है। तो जितने भी थ्योरम्स हम आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, वो सारे थ्योरम केवल लीनियर नेटवर्क के लिए ही अप्लीकेबल हैं, मतलब जिसमें रेसिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, उसी में ही केवल ये जो है आपके लीनियर नेटवर्क क्या होते हैं, आते हैं दोस्तों। तो ये इन दोनों को विशेष ध्यान दीजिएगा, बाकी को ओवरव्यू ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द अदर मेन टॉपिक्स व्हिच इज रिलेटेड टू सर्किट।
सर्किट से रिलेटेड जो पॉइंट है, ये तो पूरे चैप्टर से जितने भी नेटवर्क है, जितने भी एलिमेंट हैं, पूरे सर्किट चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम बताएंगे सर्किट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे आपको कोई पूछे मेश क्या होता है, लूप क्या होता है, नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, तो इसको आप कैसे बताएंगे। हम कह देते हैं, जैसे हमने किरचॉफ्स लॉ जैसे मैंने एक्सप्लेन किया और सीधे बता दिया कि किसी नोड पे या किसी जंक्शन पे मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। और पहले तो नोड जानिए ना, नोड क्या है, जंक्शन क्या है, इन सब बातों को जानिए, तब आपको चीजें और अच्छे तरीके समझ में आएंगी। आप पहले उनको नहीं जानेंगे तो डायरेक्ट थ्योरम बताना ठीक नहीं है दोस्तों, है। तो चलिए हम अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पे, अगले सर्किट पे, सर्किट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। टॉपिक डाल दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सर्किट। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, परिपथ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु में, क्या महत्वपूर्ण बिंदु, चलिए इस पर हम विचार कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिलेटेड है। तो देखिए आपके सामने एक सर्किट बना हुआ है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी बन रहे हैं ना, सब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट है आपका, क्या, देखिए सबसे पहले हम समझेंगे नोड क्या होता है। नोड के बाद हम समझेंगे जंक्शन क्या होता है। ठीक है, जंक्शन के बाद समझेंगे मेश क्या होता है। क्या, मेश के बाद समझेंगे लूप क्या होता है। ठीक है, इतनी बातें हम आज समझेंगे। चलिए देखते हैं नोड क्या होता है। नोड हम कहते किसे हैं, नोड के लिए क्या टर्मिनोलॉजी है। नोड के लिए दो या दो से अधिक बिंदु होना जरूरी है। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट का कनेक्शन जरूरी है। किसका, किसका, सर्किट एलिमेंट का कनेक्शन क्या है, आवश्यक है। जहां पे दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट आकर मिलते हैं वहां क्या होता है, नोड होता है। जैसे देख लीजिए ए पर भी ये का आपका एक्टिव एलिमेंट, ये पैसिव एलिमेंट आकर के ए से मिला, तो ये हो गया, दो एलिमेंट हो गए ना, दो या दो से अधिक। ठीक है, फिर बी पे आइए तो बी पे तीन एलिमेंट आके मिल रहे हैं, तो बी भी हो गया। सी पे आइए, सी पे भी दो एलिमेंट मिल रहे हैं, सी पर आ गया। अब सीधे डी पे आएंगे, डी पे कहेंगे कैसे, तो आप इसको चाहे तार है, तार में तोड़ दो। ठीक है, इसको ला के ऐसे ऐसे मिला दो, ऐसे तीनों को, एक ही पॉइंट बन रहा है, नहीं बन रहा है। इस पे तीन एलिमेंट देखिए, ये आकर के यहाँ मिले हुए। ठीक है, तो ये बन गए आपके ए बी सी डी। ठीक है, ये चारों क्या बन गए, नोड बन गए। इस सर्किट में क्या हो गए, चार नोड हो गए। ये तो समझाने के लिए था, इसीलिए जो है हमने उसको वहां पे नहीं दिखाया था। हाँ, ऐसा हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करने का फिर दोनों कहाँ जाएंगे। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपके नोड हो गए। अब जो जंक्शन है, जंक्शन का क्या क्राइटेरिया है, जंक्शन को जरा देख लेते हैं। जंक्शन, इसमें क्या होता है, तीन से अधिक सर्किट एलिमेंट का कनेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, तीन से अधिक सर्किट एलिमेंट का कनेक्शन होता है। किसका, सर्किट एलिमेंट का। जहां, इसको लिख लीजिए, जहां,
ठीक है, जहां दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट का कनेक्शन बढ़ा लीजिए होता है। ठीक है, एज एग्जाम्पल ABCD कनेक्शन होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में केवल दो ही जंक्शन है बी और डी, यहीं पे ही तीन एलिमेंट आकर के मिल रहे हैं, बाकी करीब तीन से अधिक या तीन एलिमेंट एक ही तो पे मिल रहे हैं, तो बी और डी ये दो जंक्शन हो गए। ठीक है, इसके लिए क्या है, यहाँ तीन या तीन से अधिक सर्किट एलिमेंट आपस में आकर के मिलते हैं, वो क्या होता है, जंक्शन होता है। हाँ, चलिए अब हम बात करेंगे किस पर, मेश। मेश क्या होता है, मेश को कैसे डिफाइन करेंगे। मेश क्या होती है, मेश वो नहीं जो खाना जहाँ आप खाते हैं, वो मेश नहीं है, क्योंकि वो भी चार घेरे का ही होता है, तो मेश इसलिए उसको भी कहते हैं, चार दीवारी का घेरा उसमें भी होता है। तो यहाँ मेश का क्या मतलब है, मेश मेश को आप ऐसे कह सकते हैं, वह लूप जो किसी लूप में डिवाइड ना हो। ठीक है, लूप का मतलब ये आपका एक लूप बन रहा है। ठीक है, ये ऐसा लूप होता है जो किसी अन्य लूप में डिवाइड ना हो, जो क्लोज पाथ है। देखिए जो क्लोज पाथ है इसी को क्या करते हैं, लूप कहते हैं। तो पहले लूप को देख लेते हैं, ठीक है, तब मेश को देखते हैं। पहले किसको देख लेते हैं, लूप को, लूप। ठीक है, इसको लिख सकते हैं किसी सर्किट के दोस्तों, किसी सर्किट के क्लोज्ड पाथ को, किसको, क्लोज्ड पाथ को, किसी सर्किट के क्लोज्ड पाथ को क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। बहुत सिंपल वे में मैं समझा रहा हूं, किसी सर्किट के क्लोज्ड पाथ, देखिए ये हो गया, ये हो गया, पूरा ये हो गया, इसी को क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ABDA, ठीक है, ABDA हो गया, फिर BCDB हो गया, BCDB हो गया, फिर अगर हम बात करें ACDA हो गया, ठीक है, ACDA हो गया, ठीक है, तो एक लूप, दो लूप, ये पूरा तीन लूप, ठीक है, ये लूप हो गया, ये लूप हो गया। अगर हम इसके मेश की बात करें तो मेश क्या होता है, MESH, तो वह लूप होता है जो किसी अन्य लूप में डिवाइड ना हो। जैसे ये आपका किसी अन्य लूप में डिवाइड नहीं है, ये भी आपको किसी अन्य लूप में डिवाइड नहीं है, लेकिन ये अगर लूप की अगर हम बात कर रहे हैं तो दो लूप में क्या है, डिवाइड है, तो ये मेश निकाल आएंगे। तो मेश क्या होता है, वह लूप जो अन्य किसी लूप में, जो अन्य किसी लूप में डिवाइड ना हो, जो किसी अन्य लूप में डिवाइड ना हो। ठीक है, किसी अन्य लूप में क्या हो, वितरित ना हो दोस्तों। ठीक है, DIVID देख लीजिएगा, DIVID डिवाइड ना हो। जैसे आपका ये देखिए कौन सा एग्जाम्पल के रूप में, ABDA, अब फिर BCDB, ठीक है, दो हो गया। लेकिन आप ACDA को नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दो लूप में क्या है, ऑलरेडी डिवाइडेड है। ठीक है, तो वह लूप जो किसी अन्य लूप में डिवाइड ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मेश कहते हैं। ये हो गया इसका डिफिनीशन, नोड जंक्शन मेश लूप। इसमें नोड कितने हुए, नोड की अगर हम बात करें तो ABCD, बी कौन कौन से थे, ABCD, हाँ, ये आपके चार नोड थे, दो जंक्शन थे, और इसमें दो मेश था, और इसमें तीन लूप था। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्किट है, इसमें बताइए कितने मेश हैं, या बताइए कितने नोड हैं, या बताइए कितने लूप हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप इसको कैसे काउंट करेंगे, ये प्रोसेस तरीका मैंने आपको बता दिया। चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
जिसमें आपको बताना होगा कि ये कौन सी सर्किट है, सर्किट का नाम क्या है। अगर पूछे कौन सी सर्किट है तो आप कहेंगे एक्टिव सर्किट है, ठीक है। कोई पूछे कौन सा नेटवर्क है तो बोलेंगे एक्टिव नेटवर्क है। कोई आपसे पूछे कि और कौन कौन सा नेटवर्क है तो ये बाइलेटरल नेटवर्क भी है। और कौन सा नेटवर्क है, ये लीनियर नेटवर्क भी है क्योंकि इसमें सब लीनियर एलिमेंट लगे हैं, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क का भी अगर नाम पूछे तो आप बता सकते हैं, हाँ? अब हम इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे जिसमें सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी और आप अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन उसका आप जवाब देंगे, हैं। उसके बाद हमारा शुरू होगा नया खेल जिसको थ्योरम्स के नाम से हम जानेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थ्योरम को आपको क्या करना होगा, बताया जाएगा, हाँ। तो चलिए चलते हैं, हम बात करेंगे किस पर, थ्योरम पे अभी नहीं बात कर लेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन आपके सामने लिखेंगे, अब फिर उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके सामने एक सर्किट लिखी हुई है, इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको बताना है उपरोक्त परिपथ में, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उपरोक्त परिपथ में, उपरोक्त परिपथ के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया, एक सर्किट दे दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस सर्किट से रिलेटेड हो सकते हैं सब लिखिए, इसके बारे में पूरा लिखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन सा नेटवर्क है तो ये एक्टिव नेटवर्क है। क्यों एक्टिव है, किसमें, इसमें करंट सोर्स भी है और वोल्टेज सोर्स भी है, तो ये आपका एक्टिव नेटवर्क है, कह सकते हैं एक्टिव सर्किट भी कह सकते हैं, क्लोज्ड है ये, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्या है, ये एक्टिव नेटवर्क हो गया। ये लीनियर नेटवर्क भी है, क्या है, लीनियर नेटवर्क भी है। क्यों, क्योंकि इसमें आरएलसी सर्किट मतलब आर का यूज किया गया है, ठीक है। तीसरा, सब एक जगह पे रेसिस्टेंस है तो एक जगह पे, ये एक जगह पूरा इसका रेसिस्टेंस एक जगह पे, ठीक है। तो ये ल्यूम्प्ड नेटवर्क भी है, क्या है, ल्यूम्प्ड नेटवर्क, जिसको मैंने बताया एक जगह पे होने की वजह से, ठीक है। फिर आपका चौथा क्या है, चौथा एक्टिव नेटवर्क हो गया, लीनियर नेटवर्क हो गया, ल्यूम्प्ड नेटवर्क हो गया, फिर बाइलैटरल नेटवर्क भी है, क्या है, बाइलैटरल नेटवर्क भी है, ठीक है। ये हो गया आपका, वही मैंने किरचॉफ लॉ में मैंने एप्लीकेशन नीचे लिखा हुआ है किरचॉफ लॉ के, किरचॉफ लॉ आपका एक्टिव नेटवर्क और बाइलैटरल नेटवर्क और नॉन लीनियर नेटवर्क सबके लिए एप्लीकेबल है। तो बार बार अगर ऐसा पॉइंट्स आते हैं तो आप यहीं से इनको समझ लीजिएगा, हाँ हाँ। अब चलिए बात करते हैं नोड्स, इसमें नोड्स कितने हैं, हाउ मेनी नोड्स, नोड्स जहाँ दो से ए भी आपका नोड है, बी भी आपका नोड है, सी भी आपका नोड है दोस्तों, और डी भी आपका नोड है, ठीक है। तो ए बी सी डी ये आपके क्या हो गए, नोड्स हो गए। और नीचे की अगर हम बात करें तो इन तीनों को एक जगह पे जोड़ सकते हैं, तो यानी कि जो नीचे वाला नोड आपका एच भी हो सकता है, आपका आर जी भी हो सकता है, आर एफ भी हो सकता है, आर ई भी हो सकता है, क्योंकि तीनों को एक जगह पे हम कनेक्ट करके तीनों चारों में से कोई एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, नोड्स हो गए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जंक्शन पे। जंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, तीन या उससे अधिक नेटवर्क होना चाहिए, तीन या उससे अधिक, तो बी और सी तो है जिसमें तीन सर्किट एलिमेंट आकर मिल रहे हैं, बी और सी। और नीचे वाला में कोई एक ले लीजिए, ठीक है, बी सी, नीचे वाले में एच ले लीजिए या जी ले लीजिए या आप एफ ले लीजिए या आप ई ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, जंक्शन हो गए, जंक्शन भी तीन ही होंगे, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं लूप। अब देखते हैं इसमें लूप कितने हैं, तो एक लूप, दो लूप, तीन लूप, अब फिर ये चार लूप, फिर ये पांच लूप, ध्यान दीजिएगा, फिर ये पांच लूप, और फिर ये आपका पूरा टोटल, टोटल कितना होगा, छह लूप। कितने लूप बन रहे हैं इसमें, छह लूप बन रहे हैं। देखिए कौन कौन, ए बी जी एच,
कौन कौन सा इसमें अगर लूप की अगर हम बात कर लें, अगर इसमें हम लूप की बात कर लें तो कौन कौन से लूप हैं, ए बी जी एच, फिर क्या क्या है, नाम आप खुद लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नाम आप स्वयं लिख सकते हैं, ए बी जी एच, बी सी डी एफ जी, फिर सी डी ई एफ, फिर आप ए सी एफ एच, ठीक है, फिर बी डी ई जी, और फिर पूरा ए डी ई एच, ठीक है, ये पूरा इस तरह से कितने लूप होंगे, ऐसे ही 4 लूप आपके हो जाएंगे, छह कितने लूप, छह। फिर आपका 8वां आपके मेष, इसमें मेष कितने हैं, तो मेष आप बताइए कितने हैं, क्लोज्ड लूप जो किसी अन्य लूप में कन्वर्ट ना हो, तो ये 2 3 3 ही तो ऐसे लूप बन रहे हैं जो अन्य लूप में नहीं है, बाकी तो अगर इसकी हम बात करें तो भी 2 लूप में है, अगर इसकी बात करें तो भी 2 लूप में है, अगर पूरे की बात करें तो 3 लूप में डिवाइड है, इसलिए 3 ही ऐसे लूप हैं जो किसी अन्य लूप में डिवाइड नहीं है, तो 3 में हो गए। तो ये इतने सारे क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो इस सर्किट को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इतनी तक हो गया। अब जो मैंने आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन बताया था ना, यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा डिटेलीकरण करेंगे, थोड़ा सा उसको विस्तृत करेंगे, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन 2 ब्रांच में, 3 ब्रांच में, फिर थोड़ा सा करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स के बारे में बताऊंगा, इसका तो एक चैप्टर ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जरूर बताऊंगा, क्योंकि जब नेटवर्क आप सॉल्व करेंगे तो उसको जानना अत्यंत ही आवश्यक होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या, इसके आगे हम थोड़ा सा अन्य इंपॉर्टेंट रूल्स को हम देख लें, क्योंकि जब थ्योरम सॉल्व करें तो हमारे सामने किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आवे, इसलिए उससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, पहले हम उस पर क्या कर लें दोस्तों, विचार कर लें। तो चलिए चलते हैं, अब आपको हम बताने जा रहे हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन का, थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, 2 ब्रांच में, 3 ब्रांच में कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, कैसे हम निकालते हैं, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। ये हो गया, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन सर्किट, किसमें, सर्किट में हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। परिपथ में धारा का वितरण, किसकी हम बात कर रहे हैं, परिपथ में, परिपथ में धारा का वितरण। अब 2 ब्रांच में और 3 ब्रांच में दोनों को देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 ब्रांच है, R1 और R2, ये मान लीजिए आपका टोटल करंट आई है, यहाँ से भी वोल्टेज से करंट फ्लो हो रहा है, ये मान लीजिए I1 है, ये मान लीजिए I2। तो अगर हम टोटल रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो टोटल रेसिस्टेंस RT क्या होगा, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, इसके बारे में तो कुछ नया नहीं, तो आप जानते ही हैं। तो अगर हम टोटल सप्लाई वोल्टेज V की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, I इंटू टोटल रेसिस्टेंस RT, क्या होगा, I इंटू टोटल रेसिस्टेंस RT, ये तो आपका टोटल V हो गया। तो मान लीजिए हमें किसी ब्रांच में हमें धारा निकालनी है, तो यहाँ से आप RT कर लीजिए, तो I इंटू RT आप करेंगे, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमको I1 निकालना है, तो I1 इक्वल टू क्या होगा, V अपान R1, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, तो क्या हो जाएगा, V अपान R1। तो आपका V कितना है, यही है, ऊपर लिखा हुआ है V, तो V की पूरी वैल्यू लिख दीजिए, I इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2, नीचे आपका क्या है R1, तो यहाँ से देखिए R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो वैल्यू जो फार्मूला निकल के आया वो यही निकल के आया जो हम डायरेक्ट बताए थे, R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू टोटल करेंट IT, टोटल करेंट आई लिखें तो आई मान लेंगे। इस प्रकार से I1 निकालने का एक फार्मूला जो हमने डायरेक्ट लिखा था, यहाँ पे हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया कैसे वो आया। I1 हमको निकालना, I1 इनको V अपन R1, V की वैल्यू टोटल करंट इंटू टोटल रेसिस्टेंस हमने लिख दिया, बस काट दिया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमें I2 को क्लासिफाई करना हो,
I2, तो सीधे I में से I1 घटा देंगे, निकल जाएगा। फार्मूला चाह रहे हैं तो भी कर लीजिए। तो अगर I2 आप जानना चाह रहे हैं तो V अपन क्या हो जाएगा R2, और V की वैल्यू क्या है I इंटू आर टी अपन R2। तो ये I है, RT की वैल्यू R1 R2 अपन R1 प्लस R2, और नीचे आपका क्या आ रहा है R2, तो फिर R2 से R2 कैंसिल हो गया, R1 अपन R1 प्लस R2 इंटू क्या हो गया I। ये हो गया आपकी I2 की वैल्यू। इस प्रकार से I1 और I2 देखिए कितनी आसानी से आप सर्किट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दो मेन रिजल्ट जो आपके सामने आते हैं दो सर्किट में, उनको हम एक जगह पे आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ से आपका I1 क्या होगा R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू I, ये पहला रिजल्ट हो गया। और दूसरा रिजल्ट I2 इज इक्वल टू R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, ये आपका दूसरा रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो यही दो रिजल्ट इसमें मेन है, और यही दो रिजल्ट आपको क्या करना है याद रखना है, क्योंकि तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये दो में है। ठीक है, अब हम तीन सर्किट में देख लेते हैं, तीन सर्किट में कैसे हम इसको निकालते हैं ना दोस्तों, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बात है क्यों, क्योंकि जब डीसी सर्किट थ्योरम सॉल्व करेंगे ना, जिसमें किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालने को बोलेगा, उस ब्रांच में आप तभी करंट निकाल पाएंगे जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन जान पाएंगे। है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन ला आनी चाहिए, इसीलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करना, इसके इस पर्पज से हम इसको बता रहे हैं। अब मान लीजिए दो सर्किट था, अब क्या है यहाँ पे मान लीजिए तीन सर्किट अगर हो गया, तीन ब्रांच अगर हो गया, तो कैसे इनको निकालेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, उसको जरा देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका 3 4 5 कितना भी हो आप कर सकते हैं। ये मान लीजिए R3 है, इसमें फ्लो होने वाली करंट I3, हमें वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I3 आल्सो। यहाँ पे हमें I3 की भी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो सिंपल वही रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे V इक्वल टू क्या है I इंटू आर टी, आई टी इक्वल टू क्या है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आएगी, यहाँ पे हमको क्या करना है आर टी की वैल्यू पहले निकाल लेना है। तो यहाँ पे आपकी जो आर टी की वैल्यूज होगी ना, पहले आर टी की वैल्यू लिखते हैं फिर वी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ जो आपकी आर टी की वैल्यू होगी 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि अगर हम देखें तो R1 इंटू R2 इंटू R3, तो यहाँ से हम देखेंगे तो R1 से R1 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि R2 इंटू R3 हो जाएगा। ये 2 है तो यहाँ पे R1 इंटू R3 हो जाएगा, और फिर 3 है तो R1 इंटू R2 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 3 1 1 2, तो ये हो गया 1/RT। तो यहाँ से अगर RT निकालेंगे तो क्या मिलेगा R1 R2 R3 अपान R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 प्लस R1 इंटू R2। चक्रीय एक्सप्रेशन में है 1 2 2 3 3 1। ठीक है, 1 2 2 3 3 1, RT की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई। अब RT की वैल्यू निकल गई तो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू RT, RT तो जान ही रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच में अगर करंट की वैल्यू आपको निकालना है, जस्ट लाइक अगर आप एज्यूम करें कि अगर मान लीजिए आपको I1 की वैल्यू निकालना है, तो टोटल सप्लाई वोल्टेज V अपान टोटल सप्लाई वोल्टेज V अपान इसमें फ्लो होने वाली करंट I1 निकालना और उसका प्रतिरोध R1। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या होगा I इंटू आर टी अपान R1। तो यहाँ से हम RT की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमको क्या, हमें यहाँ पर मिलेगा क्या, जब पुट करेंगे RT की वैल्यू तो R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे आपका I इक्वल टू क्या मिला R2 इंटू R3, और फिर नीचे इन सभी का समेशन 1 2, ठीक है 2 3 और फिर 3 1, बात एक ही हुआ 1 2 2 3 3 1, बहुत आसान है। जिसमें भी करंट निकालना है उसको उड़ा दीजिए, खत्म कर दीजिए, बाकी को मल्टीप्लाई ऊपर लिख दीजिए, फिर तीनों को साइक्लिक एक्सप्रेशन में लिख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या किया पर्टिकुलर ब्रांच में करंट की वैल्यू निकाल लिया दोस्तों। ठीक है, पर्टिकुलर ब्रांच में करंट की वैल्यू निकल गई। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको
I2 निकालना हो, I3 निकालना हो, तो यही फार्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं बिना कुछ सोचे बिना समझे। अब इसी के अकॉर्डिंग आप दूसरा तीसरा भी लिख सकते हैं फार्मूला बिना सोचे समझे। देख लीजिए कैसे, 3 ब्रांच में अगर जरूरत पड़ गई तो भी आप ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए आपको I2 निकालना हो, अगर मान लीजिए आपको I2 निकालना हो तो R2 गायब कर दीजिए, R1 इंटू R3 लिखिए यहाँ पे, और तीनों को साइक्लिक केस में 1 2 2 3 और फिर 3 1, बताइए 3 1, और फिर टोटल करंट का गुणा, ये I2 हो गया। I3 निकालना तो बहुत आसान है, सीधे जो करंट आपको I मिला उसमें से तीनों को जोड़ दीजिए, I1 प्लस I2, दोनों को जोड़ करके टोटल सप्लाई करंट से निकाल लेंगे तो यहाँ से आपको I3 मिल जाएगा। चाहे फार्मूला लगा लीजिए ऊपर और तब भी निकल जाएगा। इस प्रकार से एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल है, जिसकी सहायता से आसानी से सर्किट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। अब एक लास्ट रूल है जिसको मैं बता दूं, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का संक्षिप्त परिचय दे दूं। इसका डिटेल तो हम पढ़ेंगे इसके चैप्टर में, जो अगला चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे हम उसको थोड़ा संक्षिप्त में बता देंगे ताकि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर कहीं करंट सोर्स है तो आपको कन्वर्जन आ जाए। ठीक है, इसलिए बहुत कुछ लिखेंगे नहीं, बस केवल हम रूल्स को देख लेंगे एक बार, ताकि उसके क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हमें जो है उसके बारे में ज़्यादा सोचना ना पड़े हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स के बारे में जानने। तो क्या होता है करंट सोर्स, क्या होता है वोल्टेज सोर्स, और क्या होता है इनका कन्वर्जन। ठीक है, चलिए क्या है करंट सोर्स। करंट सोर्स जिसको हम क्या बोलते हैं, धारा स्रोत। ठीक है, ये क्या होता है ना, ये सर्किट को डायरेक्ट एनर्जी दे, डायरेक्ट कांस्टेंट करंट देता है। ठीक है, क्या देता है, डायरेक्ट कांस्टेंट करंट देता है। और रेसिस्टेंस हमेशा इसके क्या होते हैं, पैरेलल में होती है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि करंट सोर्स हमेशा सर्किट को एक कांस्टेंट करंट देता है, और इसका जो रेसिस्टेंस होता है इसके जस्ट पैरेलल में ही कंसीडर किया जाता है। ये करंट सोर्स हो गया पहला। पहला जो आपका एग्जांपल हो गया किसका, करंट सोर्स का, करंट सोर्स, करंट सोर्स का एग्जांपल हो गया। ठीक है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है दूसरा, जो सर्किट को डायरेक्ट कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, जैसे आपका ये हो गया। ठीक है, लेकिन हमेशा इसके सीरीज में रेसिस्टेंस या इम्पीडेंस जुड़ा होता है, ध्यान देना है इस बात को, हमेशा इसके सीरीज में रेसिस्टेंस या इम्पीडेंस जुड़ा होता है। करंट सोर्स के पैरेलल में, वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज सोर्स के सीरीज में। अगर सर्किट में से करंट सोर्स को रिमूव करना हो, जैसे अभी सुपरपोजिशन थ्योरम बताएंगे, उसमें हम बताएंगे बारी बारी से हम करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स से पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालते हैं, फिर उसका एवरेज सम लेते हैं। तो मान लीजिए हमें दूसरे, मान लीजिए दोनों लगे हुए हैं, करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स दोनों लगे हुए हैं, तो पहले करंट सोर्स से करंट निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरे वाले सोर्स को या तो ओपन करते हैं या तो शॉर्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ओपन किसको करते हैं, करंट सोर्स को हमेशा ओपन करते हैं। करंट सोर्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ओपन करते हैं। फॉर रिमूव, इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा ओपन करते हैं। ओपन मतलब उसको खोल देते हैं। ठीक है, ये करंट सोर्स के लिए है। वोल्टेज सोर्स के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा, फॉर ओपन वोल्टेज सोर्स, फॉर ओपन वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर रिमूव वोल्टेज सोर्स आप लिखेंगे, फॉर रिमूव वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को अगर रिमूव करना हो तो हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। फॉर रिमूव वोल्टेज सोर्स, इसका क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज सोर्स को हटाने के लिए हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये तो था करंट सोर्स, ये तो था वोल्टेज सोर्स। अब इनका थोड़ा कन्वर्जन देख लेते हैं कि करंट सोर्स है तो उसको वोल्टेज सोर्स में, और वोल्टेज सोर्स है तो उसको करंट सोर्स में कैसे हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सर्किट को समझने के लिए जरूरी होती है वो क्या हो जाएगी, फुल्ली एंड फाइनली फिनिश हो जाएगी।
ठीक है, सारी बातें आपको हमने बता दिया है। इसके बाद डायरेक्ट अब हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला थ्योरम होगा सुपरपोजिशन थ्योरम। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आप बेसिक चीजों को समझ ले रहे हैं पहले से ही। हाँ, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो आप समझ ले रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स इनटू करेंट सोर्स। मान लीजिए अगर वोल्टेज सोर्स दिया उसको करंट सोर्स में कन्वर्जन करना हो, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हिंदी में, वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स में रूपांतरण। क्या बात करने जा रहे हैं हम? रूपांतरण के बारे में। मान लीजिए कोई आपके सामने इस प्रकार का वोल्टेज सोर्स दे दिया है, कितना 20 वोल्ट, और इसके सीरीज में रेजिस्टेंस दे दिया है 5 ओम का, और ये कह रहा है कि इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करिए। ठीक है, ऐसे कर दिया कि उपरोक्त वोल्टेज सोर्स को, क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, उपरोक्त वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दे दिया और आपसे ये पूछ रहा है ऊपरी वोल्टेज सोर्स को किस में कन्वर्ट करना है? करंट सोर्स में। क्या करना है बेटा? कन्वर्ट करना है। तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारा प्रोसेस क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकालेंगे, आई इक्वल टू क्या होता है? V अपन R। तो V आपका क्या है? 20 है। और R कितना है? 5 है, तो 5 चौक का 20, 4 एम्पियर हो गया। तो अब यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट सोर्स दिखाएंगे। क्यों ऊपर तीर दिखा रहे हैं? क्योंकि प्लस, जिधर प्लस होता है उधर ही तीर दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका कितना? 4 एम्पियर का करंट सोर्स हो गया। अब यही जो रेसिस्टेंस सीरीज में हुआ करता था, यही इसके किस में हो जाएगा? पैरेलल में हो गया। तो ये हो गया कन्वर्जन, किसमें? करंट वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स। ठीक है, अब जस्ट इसके उल्टे, इसका उल्टा अब हम देखते हैं। जस्ट इसका उल्टा हम देख लेते हैं कि अब हम बताएंगे आपको करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन। बेटा इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है नोट डाउन करना। ठीक है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं क्या? करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन या रूपांतरण। तो चलिए, अब पहला जो है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ये आपका करंट सोर्स हो जाएगा, ये आपका वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, फिर एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब सर्किट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो कहीं कहीं करंट सोर्स अगर प्रॉब्लम में दे दे तो आप इसको समझ सकें, इसीलिए हम पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। हाँ, तो चलिए, कन्वर्जन ऑफ, अब क्या हम बताने जा रहे हैं? करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन, करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में, इसमें वोल्टेज सोर्स में रूपांतरण। ठीक है, अब इसका रूपांतरण हम देख लेते हैं। तो आपका ये आपके सामने यहाँ पे ये देख रहे हैं आप क्या? करंट सोर्स, और इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस। मान लीजिए ये जो करंट है ये 9 एम्पियर है और 3 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और इसको बोल रहा है कि इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करिए। निम्न सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, किसमें? वोल्टेज सोर्स में बदलिए, वोल्टेज सोर्स में बदलिए। तो चलिए इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। आई कितना है? 9 एम्पियर। आर कितना है? 3। कितना है? 27 वोल्ट। तीर ऊपर डायरेक्शन में है तो ऊपर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है? 27 वोल्ट आ गया ना। V इक्वल टू I इंटू आर। ये 3 ओम पैरेलल में है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये सीरीज में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये सीरीज में हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका करंट सोर्स कन्वर्ट हो गया किसमें?
वोल्टेज सोर्स में। तो ये आपका क्या हो गया, इस प्रकार आप इजीली करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में क्या कर सकते हैं दोस्तों, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड था मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और बहुत तक प्रयास किया, कुछ सारी बातें समझ में आई हो। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम।